कक्षा 10 में हिंदी के कालखंड में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कविता पढ़ेंगे बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि है नागार्जुन। इस प्रथम इकाई में 3 पाठ थे जो प्रकृति व पर्यावरण पर आधारित थे। पहला पाठ पढ़ चुके हैं चंद्रघना से लौटती बेर, जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी का। दूसरा पाठ पढ़े हैं नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, ये लेख है श्री राम परिहार का। और अभी पढ़ने जा रहे हैं बादल को घिरते देखा है, कविता है नागार्जुन जी का। इसमें कवि नागार्जुन जी ने बादल को घिरते देखा है कविता में उन्होंने प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। बादल का घिरना, प्रवासी पक्षियों का आगमन, कीड़े मकोड़े चुनते हंस आदि के माध्यम से प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण इस कविता में हुआ है। प्रकृति के प्रति नागार्जुन के हृदय में विशेष आकर्षण विद्यमान था, इसलिए उन्होंने खासकर इस विषय को, प्रकृति का जो चित्रण है, उनको बहुत रुचि था इस विषय पर, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रकृति चित्रण किए हैं। तो सबसे पहले नागार्जुन जी का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। हिंदी और मैथिली के प्रमुख लेखक व कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के सतलखा गांव में हुआ। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। खेतीहर परिवेश में पले बढ़े नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई तथा आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा पूर्ण की। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा है। उन्होंने 1 दर्जन कविता संग्रह, 2 खंड काव्य तथा 6 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। इनमें से कविता संग्रह है अपने खेत में, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ। उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलजनमा, नई पौध, कुंभीपाक आदि। और मैथिली रचनाएं हैं चित्रा, पत्रहीन, नग्नगाछ कविता संग्रह, उसमें मैथिली में पारो, नवतुरिया मैथिली में उपन्यास हैं आदि उनके प्रमुख रचना रही हैं। इसके अलावा बाल साहित्य व बांग्ला रचनाएं भी काफ़ी चर्चित हैं। 1965 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 5 नवंबर 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। जो कविता है बादल को घिरते देखा है शीर्षक, पहले कविता का पठन करते हैं, उसके पश्चात सब प्रसंग व्याख्या बताएंगे। अमर धवल के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमर धवल के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा, बालारोण के मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चीर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का मंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग अलग नाभ से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को
अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। चलिए इस कविता का महत्वपूर्ण जो है सप्रसंग व्याख्या बता रहे हैं। अमल धवल के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिण कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के बादल को घिरते देखा है नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। प्रसंग, इसमें कवि ने वर्षा के आगमन का वर्णन करते हुए लिखते हैं या बता रहे हैं। वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अमल धवल के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। कहते हैं कि मैंने धवलगिरी के चोटियों पर छाए घने बादलों को देखा है। धवलगिरी के शिखरों पर छाए घने बादलों को देखा है। अब उन बादलों से घिरने वाली वर्षा की बूंदें ऐसी लगती है मानो ओस के कण हैं, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिण कणों को। अर्थात उन बादलों से घिरने वाले वर्षा की बूंदें ऐसी लगती हैं मानो ओस के कण हैं, जो मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। अर्थात उन मानो ओस के जो कण हैं मानसरोवर में खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर आच्छादित हैं, बादल को गिरते देखा है। और उसका सौंदर्य अप्रतिम है, अप्रतिम है। बादल घिर घिर कर छा रहे हैं। एक बार फिर से इसका व्याख्या सुन लीजिए। कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने धवलगिरी के चोटियों पर छाए घने बादलों को देखा है। धवलगिरी की चोटियों पर छाए घने बादलों को देखा है। उन बादलों से गिरने वाली वर्षा की बूंदें ऐसी लगती हैं मानो ओस के कण हैं, जो मानसरोवर में खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर आच्छादित हैं। उनका सौंदर्य अप्रतिम है। बादल घिर घिर छा रहे हैं। विशेष प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को वर्णित किया गया है। अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग किया गया है। पद में मधुरता तथा लयात्मकता है। अगला वाक्य देखिए। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। प्रसंग, प्राकृतिक उपादानों का इसमें वर्णन किया गया है कि प्रकृति जो हमें जो दिए हैं प्राकृतिक उपादान, इसका यहाँ पर वर्णन किए हैं। कवि कहते हैं कि इस श्वेत हिम पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं जो प्रकृति ने बनाए हैं। श्वेत पर्वत झील अर्थात हिम का जो शिखर है, श्वेत हिम पर्वत अर्थात जो बर्फ का जो पर्वत है, पहाड़ है, उस पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के काले नीले जल में विभिन्न स्थानों से आए पक्षी कीड़े मकोड़े को खोजते हुए दिखाई देते हैं। जो झील है, कैसा झील? उनके श्यामल नील सलिल में, अर्थात उन झीलों के काले नीले जल में विभिन्न स्थानों से आए हुए पक्षी कीड़े मकोड़े को खोजते हुए दिखाई देते हैं। समतल देशों से आकर विभिन्न स्थानों से आकर पावस की उमस से आकुल बादलों
को इस प्रकार से पावस उमस से जब वर्षा होती है तो उसके बाद जो उमस अर्थात एक प्रकार की गर्मी पड़ती है तो उससे व्याकुल होकर विभिन्न स्थानों से जो पंछी हैं या पक्षियां हैं उस झील में आकर तैर रही हैं और कीड़े मकोड़े को खोजते हुए दिखाई देते हैं। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, विस्तंतु अर्थात कीड़े मकोड़े बादलों को घिरते देखा है, हंसों को तीरते देखा है। वहाँ पर हंसों को भी तैरते हुए कवि ने देखा है और इस प्रकार से कवि ने बादलों को घिरते हुए वहाँ पर देखे हैं। विशेष शब्द मैत्री, भाषा संस्कृत निष्ठ, अनुप्रास अलंकार तथा गीतात्मकता दिखाई देती है। आगे देखिए, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चीर अभिशापित बेबस तुम चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पंक्तियों में कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है तथा प्राकृतिक जीवों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन किए हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात था। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के कारण वातावरण मनोरम हो उठा था, मंद मंद था अनिल बह रहा और सूर्योदय का समय था, वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे और उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती और एक दूसरे से बिछड़ते और अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप जिससे मिला है, वे विवश चकवा चकवी पक्षियों का दुखमय रुदन प्रातः काल के आगमन से ही बंद हो गया। जब सुबह हुआ, प्रातः काल हुआ तो जो चकवा चकवी जो बिछड़े हुए थे रात को, उनका क्रंदन बंद हो गया। उस सरोवर के किनारे, उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, उस सरोवर के तीरे अन्य किनारे हरी हरी घास देखकर ऐसा लगता है मानो हरी दरी किसी ने बिछा रखी हो। प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऐसे में घिरते हुए बादलों को चकवा चकवी को प्रेम क्रीड़ा करते हुए कवि ने देखा है और इस प्रकार से उन्होंने बादल को घिरते हुए देखा है। एक बार फिर से सुन लीजिए। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के कारण वातावरण मनोरम हो उठा था, सूर्योदय का समय था, वायु मंद गति से प्रवाहित बह रही थी, उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर अपने स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी, एक दूसरे से बिछोड़ने और अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप जिससे मिला, वे विवश चकवा चकवी पक्षियों का दुखमय रुदन प्रातः काल के आगमन से ही बंद हो गया। अर्थात रात में जो चकवा चकवी बिछड़े हुए थे, प्रातः काल होने पर, सुबह होने पर उनका दुख दूर हो गया, उनका क्रंदन दूर हो गया। उस सरोवर के किनारे हरी भरी घास देख ऐसा लगता है मानो हरी दरी किसी ने बिछा रखी हो। ऐसे में घिरते हुए बादलों को चकवा पक्षी को प्रेम क्रीड़ा करते हुए कवि ने देखा है। विशेष प्रकृति के सौंदर्य का सजीव चित्रण है। भाषा में माधुर्य गुण और प्रवाह, अनुप्रास अलंकार, क्रियात्मकता व संस्कृत निष्ठ है। आगे पंक्ति देखिए, अगला जो काव्य पंक्तियाँ हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निष्क्रिय उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रसंग
कवि ने इस पद्यांश में कस्तूरी मृगों का वर्णन किए हैं। कवि कहते हैं कि उन्होंने वर्षा के आगमन की सूचना देते हुए काले बादलों को घिर घिर कर आते देखा है दुर्गम बर्फानी घाटी में। 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, अर्थात उस सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई जो घाटी है, जहां तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुर्गम अर्थात जहां पर कठिनाई से पहुंचा जाए, उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दुर्गम जगह पर अपनी ही नाभि से निज के ही उन्मादक परिमल, अपनी ही नाभि में छिपी हुई कस्तूरी मृग की सुगंध से उन्मादी हो के पीछे धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। अर्थात उस ऊंचाई पर कस्तूरी मृग अपने नाभि से निकलने वाली सुगंध से उन्मादी होकर मृगों को दौड़ते हुए देखा है, और उन्मादी होकर के अपने पर चिढ़ते हुए, अर्थात उसको खोजते हुए, जो सुगंध है खोजते हुए देखा है उस स्थान पर। विशेष एक बार फिर से सुन लीजिए व्याख्या। कवि कहते हैं कि उन्होंने वर्षा के आगमन की सूचना देते हुए काले बादलों को घिर घिर कर आते हुए देखा है। सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई घाटी, जहां तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी दुर्गम जगह पर अपनी नाभि से जो निकलने वाली जो सुगंध है, कस्तूरी मृग की सुगंध से उन्मादी होकर मृगों को दौड़ते हुए देखा है। विशेष अनुप्रास अलंकार भाषा संस्कृतनिष्ठ व परिष्कृत परिमार्जित है। शब्द मैत्री और गयता विद्यमान है। ये जो है इन काव्य पंक्तियों को संदर्भ प्रसंग सहित सप्रसंग अपनी कापी में लिखेंगे, व्याख्या सप्रसंग व्याख्या करेंगे और दिखाएंगे। धन्यवाद।